गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अध्ययन करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, जिसके अंतर्गत अपन निम्न पॉइंट्स के अंतर्गत इसका डिटेल से अध्ययन करेंगे। लॉ गवर्निंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मेन प्रॉपर्टी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसके क्या क्या कानून हैं, लॉ बने हुए हैं। सेकंड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देन टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन कौन से प्रकार की होती है, जिसमें अपन पेटेंट हैं, ट्रेडमार्क हैं, कॉपीराइट हैं, आपके ट्रेड सीक्रेट हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, प्लांट ब्रीडर राइट्स हैं। ये टाइप हैं आईपीआर के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, जो अपन अध्ययन करेंगे। इसके बाद में इन्फ्रिंजमेंट, इसका क्या उपयोग और दुरुपयोग हो रहा है। केस स्टडीज, जो अनफेयर मीन्स द्वारा इसमें कैसे कैसे एक दूसरे हैं वो एक दूसरे की प्रॉपर्टी को अनफेयर मीन्स यूज करके उसको कैसे हैं वो इलीगली काम में लेते हैं, वो अपन उसके भी केस स्टडीज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनका बारे में सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, which was established by WIPO WIPO convention in 1967, that is the specialized agency of the United Nations, and it promotes the protection of intellectual property throughout the world, and its headquarters is situated in Geneva, Switzerland। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके बारे में सबसे पहले जो संगठन बना था कि किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उसको सुरक्षित करने के, उसको पेटेंट करवाने के लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, इसके लिए संगठन बना था जिसको नाम दिया गया था वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और वो 1967 में बना था, जिसमें सभी यूनाइटेड नेशंस इसके क्या थे, मेंबर थे, और इसका हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हैं। अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनके इंडिया में क्या क्या लॉ हैं। देर आर मैनी बिग एंड स्मॉल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्म्स वर्ल्ड वाइड लाइक इन इंडिया, यूएसए, यूके एंड शिकागो etc, providing qualitative help to the inventors and creators of the product. In India, intellectual property rights are safely protected and controlled by well-established statutory and judicial framework. Apart from that, there are many attorneys and laws firm of intellectual property in India in various states। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नियम और कानून बनाए गए किसके तहत, वीपो संगठन के तहत, उसी प्रकार इंडिया में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हैं, उसके लॉ हैं, उसके रूल हैं, और उनको जो इंडियन गवर्नमेंट है, जुडिशियल डिपार्टमेंट है, उनकी सुरक्षा और जो उसका इलीगल यूज करता है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करता है गवर्नमेंट और आपका जुडिशरी डिपार्टमेंट। तो अब देखते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी दैट अराइजेज फ्रॉम द ह्यूमन इंटेलेक्ट। एक होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे आपके लैंड हो सकती है,
जो कि आपकी क्या होती है, टेंजिबल फॉर्म में वास्तविक फॉर्म होती है, जबकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यह इंटेंजिबल अवास्तविक प्रॉपर्टी होती है जो ह्यूमन के इंटेलेक्ट पे डिपेंड करती है, उसने उसको प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट किया है और उसकी फॉर्म क्या है, उसके आधार पर उसको बनाने का, बेचने का, उसकी ओनरशिप का सारा अधिकार उसको होता है जिसने इसको बनाया है। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, दो डिस्टिंक्ट फॉर्म में हो सकती है। एक तो होती है आपकी लिटरेली एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, जिसमें कि आपकी बुक्स, म्यूजिक, आपके फोनोग्राम और वीडियो, ऑडियो, ये जितने भी लिटरेली वर्क्स हैं और आर्टिस्टिक्स वर्क हैं वो इसमें आते हैं। और दूसरी फॉर्म है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जिसमें कि आपका कोई भी आपका ट्रेडमार्क हो गया, ट्रेड सीक्रेट हो गया, आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, इंडस्ट्रियल लेआउट हो गया, प्लांट ब्रीडर राइट्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। लिटरेली एंड आर्टिस्टिक वर्क्स जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक फॉर्म है, उसमें आते हैं आपके दे आर द बुक्स, पेंटिंग, म्यूजिकल कंपोजिशंस, प्लेज, मूवीज, रेडियो, टीवी प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंस एंड अदर आर्टिस्टिक वर्क्स। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, लिटरेली एंड आर्टिस्टिक्स वर्क्स में। और उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, जितने भी ये जैसे आपके ऑडियो हो गया, पेंटिंग हो गया, कोई बुक हो गई, कोई म्यूजिकल कंपोजिशन हो गया जिसको किसी एक व्यक्ति ने या ह्यूमन बीइंग ने उसको क्रिएट किया है, उसकी परफॉर्मेंस उसमें कैसी है, उसकी लिरिक्स कैसी हैं, उसको अपन प्रोटेक्ट करते हैं कौन से राइट के द्वारा, कॉपीराइट के द्वारा। किसके द्वारा, कॉपीराइट। सेकंड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स इज फिजिकल मैटर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन आइडिया और कॉन्सेप्ट फॉर द कॉमर्शियल पर्पज, फॉर द कॉमर्शियल पर्पज। किसी भी व्यक्ति के विचार और उसके कॉन्सेप्ट हैं वो सभी किस में आते हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। एंड दे कैन बी आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द फॉलोइंग लॉ: पेटेंटेड ऑब्जेक्ट्स, by trademarks, by the industrial design, by the trade secret, by the layout of design, and by the geographical indications. These are the different forms of rights by which industrial property can be protected. Major types of intellectual property: one is the functional and technical inventions, that is. Second is the purely artistic works. फर्स्ट तो कौन सा हो गया आपका, फंक्शनल एंड टेक्निकल इन्वेंशनल्स। सेकंड हो गया आपका आर्टिस्टिक वर्क्स। और थर्ड हो गया आपके सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर एंड डिजाइंस। ये तीन मेजर फॉर्म्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, जिसमें जो आपका फर्स्ट है फंक्शनल एंड टेक्निकल इन्वेंशन, इसको प्रोटेक्टेड किया जाता है आपके पेटेंट के द्वारा, जो कि पेटेंट एक्ट बनाया गया था 1970 में। और बाद में ये दो बार इसमें अमेंडमेंट हुआ, कब कब, 1999 में एंड 2005 में, दो बार पेटेंट एक्ट में संशोधन हुआ है। सेकंड आपका कॉपीराइट एक्ट जो बना था 1957 और उसमें भी बाद में संशोधन किया गया था 1984, 1992 और 1994 और 1999 में। इस प्रकार इसमें 5 बार संशोधन हुआ कॉपीराइट एक्ट में। और लास्ट आपका ट्रेडमार्क जो एक्ट बना था 1999 में, 1999 में, और उसके बाद में इसमें भी
अमेंडमेंट हुए थे 2000 में। अब सबसे पहले जो अपन मेजर फॉर्म हैं, टाइप हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, पेटेंट, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो व्हाट इज द पेटेंट? इट इज द covered under the act called the Patent Act 1970 and amendment by the Patent Act 2005. It extends to the whole of India. सब पूरी इंडिया में है वो एक ही तरह का पेटेंट एक्ट लागू होता है, ऐसे नहीं कि हर स्टेट में अलग अलग अपना पेटेंट एक्ट है। मेजर जो इसकी स्टेटरी बॉडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसी के द्वारा पेटेंट एक्ट बनाए जाते हैं। It shall come into the force on such date as the central government may publish by notification in the official gazette. कोई भी पेटेंट एक्ट है वो कब से मान्य हो जाता है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑफिशियल गजेट के द्वारा पब्लिश या नोटिफिकेशन द्वारा उसको बन जाता है, तब वो आपका एक्ट बन जाता है। अब पेटेंट की डेफिनेशन देखें तो ए पेटेंट डिस्क्राइब्स एन इन्वेंशन फॉर विच द इन्वेंटर क्लेम्स द एक्सक्लूसिव राइट। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको किसी पर्टिकुलर पर्सन ने उसको इन्वेंट किया है, उस वस्तु का जो क्लेम है उसको बेचने का, उसकी प्रॉफिट का, और उस पे जो भी कुछ भी एवरीथिंग, उसके सेलिंग, उसके ऊपर बेनिफिट, उसको बनाने का खर्चा जो भी होगा, उसका एक्सक्लूसिवली राइट है वो उसी पर्टिकुलर पर्सन को होगा जिसने इसको क्रिएट किया है और जिसने इसको फॉर्मुलेट किया है, उसको ही उसका अधिकार है। और वो उसको पेटेंट के द्वारा उसको क्या कर लेता है? प्रोटेक्ट। पेटेंट में उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है एक लिमिटेड टाइम के लिए, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 20 ईयर्स के लिए, कि इतने समय के लिए है, यही व्यक्ति इसका एकाधिकार रहेगा, इसको बेचेगा भी यही, उसका प्रॉफिट भी इसी को मिलेगा, अगर इसमें उसको नुकसान हो रही है या हानि हो रही है, खर्चा हो रहा है, वो भी वही वहन करेगा। लेकिन इसकी कुछ हैं वो पेटेंटेबल के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, असेंशियलिटी। वो कोई भी चीज़ पेटेंट करवाने से पहले उसके बारे में ये 3 थिंग होना जरूरी है। न्यू, कोई भी अगर अपन वस्तु पेटेंट करवाना चाह रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए? न्यू होनी चाहिए, नॉवल। सेकंड, यूजफुल, उसकी यूजफुलनेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अपन ने पेटेंट करवा ली लेकिन वो कोई काम की नहीं है, कोई उसकी यूटिलिटी नहीं है, तो वो पेटेंटेबल नहीं होगी। थर्ड, नॉट ऑब्वियस, उसमें कोई किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। नो ऑब्वियसनेस, क्लियर कट होना चाहिए। परटेन्स टू पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, उसमें ये भी होना चाहिए कि उसको अपन पेटेंट करवा भी सकते हैं या नहीं भी करवा सकते, उसकी ये भी होना जरूरी है कि ये पेटेंटेबल है या नहीं है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, न्यू, नोवेलिटी, यूजफुलनेस एंड नॉट ऑब्वियसनेस। पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, इन्वेंशन रिलेट्स टू ए प्रोसेस और प्रोडक्ट और बोथ। कोई भी पेटेंट, किसी वस्तु का पेटेंट करवा सकते हैं, या कौन सा मटेरियल है जिसको अपन पेटेंट, जो कोई भी वस्तु है उसकी जो बनाने की प्रोसेसिंग है और जो प्रोडक्ट है, उन दोनों को अपन पेटेंट करवा सकते हैं, या उसकी प्रोसेसिंग पे अकेले पे पेटेंट करवा सकते हैं, या केवल प्रोडक्ट पे भी अपन पेटेंट करवा सकते हैं। तो तीनों फॉर्म पे करवा सकते हैं, दोनों पे भी करवा सकते हैं, और प्रोसेस और प्रोडक्ट पे दोनों पे अलग अलग भी करवा सकते हैं। इन्वॉल्व एन इन्वेंसिव स्टेप, उसकी जो आपने इन्वेंशन किया है उसकी स्टेप क्या है, क्या आपने फॉर्मुलेशन किया है, या क्या आपके दिमाग में आइडिया है, उसको भी अपन पेटेंट करवा सकते हैं। बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, अब आप उस वस्तु को पेटेंट करवा रहे हो, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, तभी अपन उसको पेटेंट करवा सकते हैं। अब वो एक आपकी मशीन भी हो सकती है पेटेंटेबल जो थिंग है वो। जो आपने पेटेंट करवाया है उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, या उसकी लाइफ टाइम
या लाइफ स्पान कितना है। तो जो पेटेंट हैं वो आपके एप्लीकेशन जब से आप उसकी फाइल करते हो कि किसी जो आपने न्यू इन्वेंशन किया है उसकी डेट ऑफ फाइलिंग से लेकर के 20 ईयर्स के लिए जो पेटेंट हैं उसकी वैलिडिटी होती है कि 20 ईयर्स तक आप उस वस्तु की स्वामित्व अपने पास रख सकते हो, उसको बेचने का, उसके प्रॉफिट का और उसको जो भी उस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका, सभी का। Priority date first to file. The date of patent is the date of filing the application for patent. The term of the patent is counted from the this date. मैंने बताया ना अभी आपको कि जिस दिन से आपने किसी भी जो आपका इन्वेंट किया है उसकी पेटेंट के लिए जिस दिन से आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो उस दिन से लेकर के उसके बाद तक जो 20 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है उस तक आप उस वस्तु का जो स्वामित्व है, ओनरशिप है, बेचने की, प्रॉफिट की, वो सभी अपने पास रह सकते हैं। अब इसकी फीस क्या होती है पेटेंटिंग की? तो गवर्नमेंट फी फॉर द फाइलिंग ए पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया इज 750 रुपीज फॉर द इंडिविजुअल एंड 3,000 फॉर द लीगल एंटिटीज। अगर कोई व्यक्तिगत व्यक्ति अगर किसी पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो इंडिया में उसकी कॉस्ट है पेटेंट के एप्लीकेशन की 750 रुपये। अगर उसको लीगल एंटिटीज़ हैं और उसके लिए 3,000 रुपीज़ हैं। नो फी फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के लिए उसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन उसकी रिन्यूअल फी ऑन ईयरली बेसिस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड फॉर द 3rd to 20 ईयर्स फॉर कीपिंग द पेटेंट इन फोर्स। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको एक बार पेटेंट होने के बाद में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कोई फीस नहीं है, लेकिन थर्ड ईयर से लेकर के 20 ईयर्स तक जो भी गवर्नमेंट की फीस होती है उस एक्ट को, पेटेंट को फोर्स में रखने के लिए, उसको लागू रखने के लिए आपको फीस डिपॉजिट करवानी पड़ती है। पेटेंट लैप्सेज इफ रिन्यूअल फी इज नॉट पेड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। आपका पेटेंट है वो लैप्स हो सकता है अगर आपने थर्ड ईयर से लेकर के 20 ईयर्स तक जिस भी ईयर आपने फीस जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित की जाती है वो आपने डिपॉजिट नहीं करवाई तो। इसलिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई फीस नहीं देनी होती है, केवल आपको जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो उस टाइम में आपको फीस देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में थर्ड ईयर से लेकर के 20 ईयर्स तक ईच ईयर जो भी गवर्नमेंट निर्धारित करेगी वो फीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है इज ए पेटेंट ग्रांटेड इन वन कंट्री एनफोर्सेबल इन अदर कंट्री। इसका मतलब ये है कि आपने जैसे मान लिए कि कोई भी प्रोडक्ट की क्रिएशन और उसके फॉर्मुलेशन पे अगर आपने इंडिया में उसका पेटेंट करवा लिया तो क्या आपको उसका बेचने का अधिकार और भी जो स्वामित्व का है, ओनरशिप का, वो दूसरे देश में भी है क्या? नहीं, केवल इंडिया में ही आपको उसके लिए पेटेंट मिला है, न कि आपको फॉरेन कंट्री में जैसे कि यूएसए हैं, यूके हैं, फ्रांस हैं, इन अदर कंट्रीज़ में आप उसको बेच नहीं सकते। इसके लिए आपको वहाँ की गवर्नमेंट हैं उसके द्वारा जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसके लिए वहाँ पे उसको पेटेंट फाइल करवाना पड़ेगा, तभी आप उसको वहाँ पे बेच सकते हो और उसका प्रॉफिट ले सकते हो। Patent holders in India. The list of the top 10 patent holders in India comprises only pharmaceutical and biotech companies. इंडिया में आज तक जितने भी पेटेंट हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो लीडिंग पेटेंट्स हैं वो किन के हैं? फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बायोटेक कंपनीज के, जिनमें से 184 पेटेंट 184 पेटेंट है वो आपकी CSIR के हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के, और उसके बाद में जो आपके फार्मास्यूटिकल कंपनी है रिसर्च रेनबैक्सी उसके हैं। वाइल द टॉप 10 पेटेंट होल्डर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर IT कंपनीज इन इंडिया, नो IT फर्म हैज पेटेंट्स। जितने भी इंडिया में जो टॉप 10 पेटेंट होल्डर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपके IT कंपनीज के पेटेंट हैं। किन के हैं? IT कंपनीज की। किसी भी IT फर्म का पेटेंट नहीं है, केवल IT कंपनीज का है जो वर्ल्ड वाइड फैली हुई है।
एक आपके जयपुर का भी एक यंग साइंटिस्ट है जिसका नाम है हृदयेश्वर सिंह बाठी, जिसने अपने गेम की डिज़ाइन के लिए पेटेंट करवाया था। देखिए, ये बच्चा विकलांग है, लेकिन इसने अपने एक स्पेशल जो जयपुर ड्राइविंग इंस्पायरेशन फ्रॉम द साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, ए व्हील चेयर बाउंड 9 years old boy है हियर हैज इन्वेंटेड ए गेम ऑफ 6 player सर्कुलर चेस, जिसमें 6 व्यक्ति हैं, वो एक गोलाकार या वर्ताकार एरिया में बैठ कर के 6 जने चेस खेल सकते हैं। उसका पेटेंट इसने करवाया है 9 years old बच्चे ने, जो कि विकलांग है। अब आता है नेक्स्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि आपकी बीकानेरी भुजिया हैं, दार्जिलिंग चाय हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया के प्रति वहाँ के उसको इंडिकेट कर दिया जाता है कि यह जो प्रोडक्ट हैं उस एरिया का है, और उसकी जो भी रॉयल्टी इनकम है वगैरह वो उस, जैसे मान लीजिए कि कोई बीकानेरी भुजिया है, अब बीकानेरी भुजिया का जियोग्राफिकल इंडिकेशन उसको मिल गया, और जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलने के बाद में उसके ऊपर जितनी भी जो रॉयल्टी इनकम आती है वो पूरे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए लगाई जाती है। इसी प्रकार जैसे दार्जिलिंग टी है, तो दार्जिलिंग टी जो आपके वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है, उसमें जितनी भी जो चाय दार्जिलिंग की बिकती हैं, सेल आउट होती है, और उसका जो प्रॉफिट होता है उसमें से जो रॉयल्टी इनकम उसकी बनती है, उस रॉयल्टी इनकम का जो यूज है वो दार्जिलिंग एरिया के डेवलपमेंट में ही किया जाता है। तो देखिए आप जियोग्राफिकल इंडिकेशन में साइन यूज ऑन गुड टू शो, जो भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन में, जैसे आपने कोई पैकेट बनाया तो पैकेट के ऊपर उसका एक पर्टिकुलर लोगो आपको साइन इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे कि दार्जिलिंग टी होती है, तो आप ये डायग्राम में देखिए, जो राइट हैंड साइड में उस पर एक टी है और उस पर दार्जिलिंग लिखा हुआ है और एक लेडीज़ का डायग्राम बनाया है, तो इसको देख के आप पैकेट पे पहचान जाओगे कि ये दार्जिलिंग टी है। और जो लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो वो उसके टेस्ट से भी पहचान जाते हैं। इसी प्रकार जैसे कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, कोई भी मेडिसिन है, तो अगर वो स्विस में मेड है तो उस पर ऐसे लिखा हुआ रहेगा, तो वहाँ पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर एरिया की जो फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट हैं, तो उसको अपन देख के पहचान जाते हैं। प्रोडक्ट और originates in a given geographical area, possess qualities due to that place of origin, example Swiss watches। अब कोई भी आप जैसे स्विस की वॉच पहनते हो तो वहाँ की उसको देख के आप पहचान जाते हो कि ये पर्टिकुलर एरिया की है। दार्जिलिंग टी उसके टेस्ट से पहचान जाते हो। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए आवश्यकता क्या होती है? नीड फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन, डिनोट ओरिजिन एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए सबसे पहले आपको उसका ओरिजिन, कहाँ उसकी उत्पत्ति है, उसको डिनोट करना पड़ेगा, और उसकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट क्या है वो मेंशन करना होता है उसके ऊपर, उससे अपन पहचान जाते हैं। टर्म एंड ड्यूरेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की जो ड्यूरेशन होती है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज ए फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years। 10 years का उसका टाइम होता है आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन का। फिर उसके बाद में आपको फिर से रिन्यूएबल करवाना पड़ता है, और रिन्यूएबल करवाने के बाद में भी वो 10 years के बाद में आपके लिए इम्प्लीमेंट रहता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के इंडिया में, जैसे कि दार्जिलिंग टी हैं, कांचीपुरम की आपकी सिल्क साड़ीज हैं, अल्फोंसो मैंगो हैं, नागपुर के ऑरेंज हैं, कोल्हापुरी चप्पल हैं, और बीकानेरी भुजिया हैं। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के। जैसे राजस्थान में आप अजरक प्रिंट देखिए जो बाड़मेर की फेमस है, वो भी एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। कोटा के कोटा डोरिया फेमस हैं, तो वो भी एक जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का है। ये सभी किस में आते हैं? जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। थर्ड है ट्रेड सीक्रेट। किसी भी इन्वेंशन के जो डाटा है, some inventions data information cannot be protected by any of the available means of
IPR। किसी भी जो आपने न्यू इन्वेंशन किया है उसके डाटा और इंफॉर्मेशन को किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट द्वारा उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। इन इंफॉर्मेशन को केवल ट्रेड सीक्रेट के द्वारा अपन उसको कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। क्योंकि किसी भी वस्तु को आपने मान लीजिए कि कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन क्रिएट किया, आपके दिमाग में आया, जैसे मान लीजिए कि कोको कोला को बनाने वाला, इसका एक मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है कोका कोला ट्रेड सीक्रेट का, जिसको क्या है कि यह दो व्यक्तियों के 2 पर्सन्स थे। 2 पर्सन्स जो फॉरेन कंट्री के थे, USA के, उन दोनों के दिमाग में ही ये था, जिन्होंने कोको कोला का फॉर्मुलेशन, उसकी सेफ और जो भी उसकी फॉर्मुलेशन की जितनी भी जो प्रोसेसिंग थी उन दोनों के ही दिमाग में था। उन्होंने इसको किसी को बताया नहीं। जब भी कभी उनको अगर कहीं ट्रेवलिंग करनी होती थी तो दोनों अलग अलग ही करते थे, क्योंकि कभी अगर उनका एक साथ में अगर एक्सीडेंट भी हो गया तो उस जो कोको कोला का जो फॉर्मूला है उसको बनाने का, वो अगर उनके दिमाग से चला गया तो किसी और दूसरे को पता नहीं होने की वजह से वो जो कंपनी है कोको कोला की वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि उसका फॉर्मुलेशन ही उन दो व्यक्तियों को ही पता है। इसलिए हमेशा उन दोनों दो व्यक्तियों को, कभी अगर वो कहीं ट्रेवलिंग वगैरह पे भी जाते थे तो उन दोनों को अलग अलग ही ट्रेवल करवाया जाता था, कभी साथ में नहीं, क्योंकि हो सकता है कहीं अचानक सडनली एक्सीडेंट भी हो जाए तो एक की डेथ हो जाए तो दूसरे को तो उसका पता रहे। ट्रेड सीक्रेट्स कैन बी इन्वेंशन, आइडिया, सर्वे मेथड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स, केमिकल फार्मूला, रेसिपी, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, क्लाइंट डाटाबेस, ETC। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ट्रेड सीक्रेट के अंदर। वहन आर ट्रेड सीक्रेट्स प्रीफर्ड। अब ट्रेड सीक्रेट हैं कब प्रीफरेंशियल होते हैं? वहन इन्वेंशन इज नॉट पेटेंटेबल। जब जो कोई आपने इन्वेंशन किया है अगर वो पेटेंटेबल नहीं है तो उस कंडीशन में आपका ट्रेड सीक्रेट है वो इम्पोर्टेंट थिंग रखता है। सेकेंड, पेटेंट प्रोटेक्शन इज लिमिटेड टू 20 years व्हेन सीक्रेट कैन बी केप्ट बियॉन्ड दैट पीरियड। अगर आपको पेटेंट मिल भी गया है लेकिन पेटेंट की जो ड्यूरेबिलिटी है, जो टाइम पीरियड है वो 20 years का है, लेकिन उसके बाद में तो आप पेटेंट नहीं करवा सकते। अगर उस दौरान 20 years के दौरान आपने अगर उसका मेथड है वो स्प्रेड आउट नहीं किया या किसी सीक्रेट रखा है तो उस कंडीशन में आपका ट्रेड सीक्रेट है वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैन कॉस्ट ऑफ द पेटेंट प्रोटेक्शन आर प्रोहिबिटिव। कभी कभी क्या होती है कि पेटेंट की कीमत जो फाइलिंग की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में आप उसके पेटेंट नहीं करवाने के बजाय आप ट्रेड सीक्रेट के द्वारा भी उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वहन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिवर्स इंजीनियर। कई बार क्या होता है कि उसका जो ट्रेड सीक्रेट होता है उसको बनाने की फॉर्मूला और उसकी है वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होती कि उसको वो दोबारा से अगर बनाएं करें तो वैसा नहीं बना सकता। उस कंडीशन में भी आपका ट्रेड सीक्रेट है वो इम्पोर्टेंट थिंग रखता है। हाउ टू गार्ड ए ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट को अपन कैसे उसको सुरक्षित करते हैं? रेस्ट्रिक्टिंग नंबर ऑफ पीपल हैविंग एक्सेस टू सीक्रेट इंफॉर्मेशन। एक तो ये होना चाहिए कि जो भी अगर आप उसको पेटेंट नहीं करवाना है तो जो आपने प्रोडक्ट बनवाया है या कोई रेसिपी या कोई भी फॉर्मूला उसका जो है उसका लिमिटेड लोगों को, 1 या 2 लोगों को ही उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी प्रोसेसिंग सीक्रेट उसको रखना चाहिए जिससे वो स्प्रेड आउट नहीं हो। साइनिंग कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट्स विथ बिजनेस पार्टनर्स एंड एम्प्लॉयज। जो आप दो व्यक्ति मिलकर के अगर किसी प्रोडक्ट को फॉर्मुलेशन किया है उन दोनों को ही उसके बारे में पता है, और अब वो दोनों अगर पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उन दोनों का एग्रीमेंट रखना चाहिए कि भाई मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा और तू भी किसी को नहीं बताएगा। Using protective techniques like digital data security tools and drastically entry into the area where trade secrets work or held. National legislation provide protection in form of injunction and damages if secret information is illegally acquired or used. So these are the forms by which a person can protect their trade secret. Now is the trademark. What is the trademark? It is covered under the act called the Trademarks Act 1999। ट्रेडमार्क है वो 99 के एक्ट के अंदर आता है
द एक्ट कैम इनटू इफेक्ट ऑन सितंबर 15, 2000। एक्ट तो 1999 में ही बन गया था, लेकिन यह जो इफेक्टिव है वो 15 सितंबर 2003 को हुआ था। और इट इज रिप्लेस्ड बाय द ट्रेड एंड मर्चेंडीज मार्क्स एक्ट 1958, 1958, जो कि पहले 1950 एक्ट में एक्ट बना था ट्रेड एंड मर्चेंडीज मार्क्स, उसके द्वारा उसको रिप्लेस किया गया था। किसके द्वारा? ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के द्वारा। इट एक्सटेंड टू द होल इंडिया। इट shall come into force on such date as the central government may publish by notification in the official। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे पेटेंट का भी जिस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गजेट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है उसी दिन से वो लॉ बन जाता है। इसी प्रकार ट्रेडमार्क भी वैसे ही जिस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है उस दिन से वह लॉ बन जाता है। अब ट्रेडमार्क में किस किस को अपन रख सकते हैं? तो ट्रेडमार्क इज सिंबल, लोगो, वर्ड, साउंड, कलर, डिजाइन और अदर डिवाइस दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई ए बिजनेस और ए प्रोडक्ट इन कॉमर्स। कोई भी वस्तु की डिजाइन है, उसका जो कोई भी प्रोडक्ट है उसका लोगो है, उसकी साउंड है, कलर है, डिजाइन है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ट्रेडमार्क के। जैसे कि डिफरेंट सिंबल्स होते हैं ट्रेडमार्क के, जैसे कि TM लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इंटेंट टू यूज एप्लीकेशन फील्ड फॉर प्रोडक्ट, कि मतलब अगर अभी TM लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अभी उसने जो प्रोडक्ट है उसके लिए एप्लीकेशन फाइल की है, अभी उसको उसका ट्रेडमार्क मिला नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अगर कहीं ऐसे में अगर आपको जैसे मान ली कि कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ गया और उस पर SM लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अभी उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन उसको सर्विस के लिए वो उसको मार्केट में बेच सकता है, लेकिन अभी उसके पास उसको दूसरा व्यक्ति भी उसको अभी उसकी कॉपी कर सकता है। सर्विस के लिए उसको मिल गया लेकिन अभी उसके रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अगर R लिख करके अगर उसके ऊपर राउंड में किया हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, अब उसने उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। दूसरे व्यक्ति उसकी ऐसा ही सेम डिजाइन का लोगो, कलर, डिजाइन करके अब उसको बेच सेल आउट नहीं कर सकता है। तो ये 3 डिफरेंट सिंबल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर TM लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अभी उसने प्रोडक्ट तो उसका बन गया लेकिन उसने एप्लीकेशन फाइल ही की है, अभी उसको वो मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकता। अगर SM लिख दिया तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन फील्ड हो गई उसकी सर्विस के लिए, मतलब उसको बेच सकता है, लेकिन अभी ये नहीं कि इसका प्रॉफिट इसी के लिए ही है। अगर जब R लिख करके अगर राउंड लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अब उसने उसका रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड हो गया, इसको वो सेल आउट भी कर सकता है और इसका प्रॉफिट भी अब उसी को मिलेगा। Duration and fee of the trademark. Trademark is valid for the 10 years from the date of application, which may be renewed for the further period of 10 years on payment of prescribed fees. Service mark rights are reserved exclusively for the owner of 17 years and it can also be renewed. The government fees is Rs 2500 for each class of goods or services. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वही है, एप्लीकेशन फॉर सर्च, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क, एडवर्टाइजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क, फाइलिंग ऑफ अपोजिशन एंड सर्टिफिकेट इश्यूड। ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है कि पहले एप्लीकेशन उसका जो आपने लोगो सर्च किया उसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी, फिर उसके रजिस्ट्रेशन के लिए की, फिर जो आपने जो बनाया उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, फिर जब एग्जामाइन हो जाती है तो उसके बाद में आप उसकी एडवर्टाइजिंग करते हो। एडवर्टाइजिंग करते के टाइम में भी अगर किसी ने मान लो कि उसका इलीगली यूज़ किया है, कि मान लो कि ऐसा ट्रेडमार्क किसी के पास ऑलरेडी था, तो वो अब उसको अगर पता चल गया है कि इसने भी मेरे वाले जैसा ही ट्रेडमार्क काम में ले रहा है, तो अपोजिशन उसको कर सकता है, फाइल उसकी रिट दायर कर सकता है। अगर अपोजिशन हो गया और उसको उसकी कॉपी पाई गई तो उसके ऊपर लीगल एक्शन होगा। अगर वो कॉपी नहीं पाई गई है तो उसको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। ये अभी आपको मैंने बताया था ड्यूरेशन। Applicability of trademark. A trademark is a sign used on or in connection with the marketing of goods or
services used on the goods means that it may be appear not only on the goods themselves but on the container or wrapper in which the goods are when they are sold. सेट अपार्ट फ्रॉम द सराउंडिंग टैक्स। देखिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी ट्रेडमार्क है, जैसे कि रेमंड टेक्सटाइल है, उसका ये वाला ट्रेडमार्क उस पर लगा हुआ है, तो ये ऊपर वाला है जो उसका करेक्ट है, उसकी ये डिजाइन है। रेमंड टेक्सटाइल इज इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वास्टेड शूटिंग फैब्रिक विद ओवर द 60% मार्केट शेयर। और रेमंड टेक्सटाइल इज इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वास्टेड शूटिंग फैब्रिक विद, तो ये उसका जो लोगो है, ऐसा उसका फॉर्म है। लेकिन जो नीचे वाला देखिए उसने केवल एक ही बनाया है, इसका मतलब है कि ये उसकी कॉपी कर रहा है, ये इनकरेक्ट यूज़ है, जबकि जो ऊपर वाला है वो उसका करेक्ट यूज़ है। इसी प्रकार देखिए कि जो आपका फॉन्ट साइज है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे कि विमल है जो ऊपर वाले में इसकी ये डिज़ाइन है, एडीटी है, एफटीओ ऐसे हैं, तो ये इसका इस प्रकार से उसकी साइज और फॉन्ट है। लेकिन नीचे वाले ने क्या किया कि विमल ही उसका नाम लिख लिया, लेकिन उसकी जो फॉन्ट साइज है उसको चेंज कर दिया, तो ये उसका अनफेयर मीन्स के अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार आप स्पेलिंग चेंज करके भी कोई मार्क है वो काम में नहीं ले सकते, जैसे कि ऊपर वाले में कैल्विन क्लीन है, टॉमी हिलफायर हैं, एमपीसी पोट्रीज ग्वालियर हैं, लेकिन नीचे वाले ने क्या किया कि उनकी स्पेलिंग में जैसे ऊपर वाले ने CALVIN यूज लिया तो उसने KAL, तो जैसे क्या होता है कि लोग उसमें देखने में उसको केल्विन ही नज़र आएगा, लेकिन उसकी स्पेलिंग अगर वो सही ढंग से देखें तो उसमें C से स्टार्ट है और यहाँ K से स्टार्ट है। इसी प्रकार टमी हाई फायर के अंदर उसमें बीच में हाइफन नहीं लगा हुआ, जबकि नीचे वाले में हाइफन लगा हुआ है, इसलिए नीचे वाला इनकरेक्ट है, इसने ऊपर वाले से कॉपी करके बनाया है। ट्रेडमार्क के अंदर का देखिए कि आपके कोका कोला का नाम है, उसको अपन ट्रेडमार्क के अंदर कर रख सकते हैं। लोगों का टाइप जैसे कि नाइक शूज आते हैं उसका ऐसा लोगो होता है। किसी भी सिंबल हैं उसको आप ट्रेडमार्क करवा सकते हो। कोई स्लोगन हो उसको आप ट्रेडमार्क करवा सकते हो। कोई कलर है उसको आप ट्रेडमार्क करवा सकते हो। शेप है उसको आप ट्रेडमार्क करवा सकते हो। अब आता है कॉपीराइट। इंडिया में कॉपीराइट एक्ट है वो 1957 में बना था, और उसको बाद में 1982, 1984, 1992, 1994 और 1999 में अमेंडमेंट किया गया था। कॉपीराइट होता क्या है? इट इज़ ए राइट विच ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू द यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। जो भी आपके बुक में आप प्रिंट करते हो उसका एक्सप्रेशन का आइडिया है, किस तरह से आप उसको डिजाइन कर रहे हो, वो उसके अंतर्गत। The term original in the copyright law means that the work originated with the author. There is no requirement for novelty or uniqueness as there is patent. जैसा कि अभी मैंने बताया था कि पेटेंट के अंदर कोई भी नॉवेलिटी होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए और नो ऑब्वियसनेस नहीं होनी चाहिए। तीन थिंग इंपॉर्टेंट होना है पेटेंट के लिए। ऐसा कॉपीराइट में कोई ज़रूरी नहीं है कि नॉवल हो या यूनिकनेस। कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। कॉपीराइट लॉ है वो आइडिया के एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है कि कैसे आपने उसको फ्रेम आउट किया है, नॉट द आइडिया इटसेल्फ। आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता, केवल आइडिया के एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, जबकि आपके जो पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट थे उसमें आइडिया को ही प्रोटेक्ट किया जाता था। देखिए कॉपीराइट के अंदर जैसे कि आपके बुक्स हैं, फिल्म्स हैं, ड्रामेटिक म्यूजिकल हैं, आर्टिस्टिक्स हैं, साउंड रिकॉर्डिंग है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? कॉपीराइट के अंतर्गत। कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो कॉपीराइट के अंतर्गत? जैसे आइडिया है तो आइडिया को अपन कॉपीराइट में नहीं ले सकते। फैक्ट्स, कोई भी फैक्ट है उसको भी अपन कॉपीराइट में नहीं रख सकते। रेसिपी, उसको जो बनाने की कला है उसको भी अपन कॉपीराइट में। वर्क्स लेकिंग ओरिजिनलिटी, द फोन बुक नेम्स, टाइटल और शॉर्ट फ्रेजेस भी अपन कॉपीराइट में के अंतर्गत प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्टर ए कॉपीराइट बाय कंप्लीटिंग ए सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द अप्रोप्रिएट फी। नीड नॉट सेंड ए कॉपी ऑफ योर वर्क। It may appear with the same title, but if each work has been created independently, each will have its own copyright protection.
मालिक इसमें हैं वो आपके जो आपने काम किया है उसकी कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपने टाइटल हैं इंडिपेंडेंटली जो भी आपने बुक किया गया है उस टाइटल के साथ में आप उसको फाइल करवा सकते हो, लेकिन दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो दोनों को अलग अलग उसके लिए कॉपीराइट प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट ऑथर्स लाइफ टाइम प्लस 50 years फ्रॉम द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर इन विच द ऑथर डाइज। जो कॉपीराइट का टाइम ड्यूरेशन होता है, एक तो जैसे मान लें कि ऑथर ने आज उसको क्रिएट किया तो उसके लाइफ टाइम तक रखता है, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसकी 50 years के बाद में उसके पास उसकी जो कॉपीराइट है वो प्रोटेक्ट रहती है, लेकिन उसकी डेथ के 50 years के बाद में उसके पास उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं था। 50 years फॉर फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग, 25 years for typographical arrangement of a published edition. Copyright protection always expires on December 31st of the last calendar year of the protection. तो ये आपके पेटेंट में थे। इसके अतिरिक्त एक आता है प्लांट ब्रीडर राइट्स, वो भी एक पेटेंटिंग का ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है जो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट थिंग है। जैसे आपके स्यूडोमोनास फिटिडा हैं, बासमती राइस हैं, ये सब क्या हैं, पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं और इनका इंटरनेशनल कोर्ट में भी आपका मैटर गया हुआ है। उसके बाद में ये इंडिया के फेवर में आया था, क्योंकि पहले बासमती राइस को यूएसए वालों ने क्लेम कर दिया था कि ये प्रोडक्ट हैं जो हमारा है, हमने इसका हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या कोई भी न्यू जीन इंसर्ट करके कैसे भी हमने बनाया है, जबकि ये है जो बासमती राइस है वो इंडिया में जो आपके पंजाब है वहाँ का है। और इसी प्रकार जो स्यूडोमोनास पिटिडा है, हाइड्रोकार्बन डिग्रेडिंग बैक्टीरिया जिसको सुपर बग के नाम से जाना जाता है, वो आनंद चक्रवर्ती नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप किया गया था, उसके ऊपर भी इंडिया का ही पेटेंट हैं। तो ये पेटेंट के अंतर्गत आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं और उसमें कौन कौन से ये एक्ट आते हैं। पेटेंट है आपका, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ये सभी आते हैं। थैंक